यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि आज के दौर में इंसान अपने स्वार्थ के लिए कितनी हद तक गिर सकता है। वह अपनी मंशा पूरी करने के लिए किस हद तक जा सकता है और कितनी भयानक घटनाओं को अंजाम दे सकता है, यह सोच से परे है। आज हम आपको एक ऐसे अपराध के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें अपराधी भी निश्चिंत थे और पीड़ित परिवार भी बेखबर था, लेकिन पुलिस बिना किसी को बताए लगातार अपनी जांच में लगी हुई थी। यह एक ऐसी घटना थी जिसने एक खुशहाल परिवार की जिंदगी को तहस नहस कर दिया और सब कुछ बदल कर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम जिस मामले पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है सैम अब्राहम केस। इस कहानी की शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर से। मेलबर्न के नॉर्थ मेलबर्न क्षेत्र में एक इलाका है ईपिंग, जहां एक 3 बेडरूम वाला घर था। इस घर में भारतीय मूल का अब्राहम परिवार रहता था, जिसमें पति सैम अब्राहम, पत्नी सोफिया अब्राहम और उनका 6 साल का बेटा शामिल थे। यह घटना 2015 की है। सैम ऑस्ट्रेलिया में ही एक फॉरेक्स कंपनी में काम करते थे, जबकि सोफिया आईटी सेक्टर में कार्यरत थीं। यह परिवार मूल रूप से भारत के केरल राज्य के कोल्लम जिले के करवल्लूर गांव का रहने वाला था। सैम और सोफिया दोनों ही अच्छे खासे कमा रहे थे। उनकी जिंदगी सामान्य रूप से चल रही थी और उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ सहज और सामान्य लग रहा था। लेकिन फिर 14 अक्टूबर 2015 का दिन आता है। यह सुबह का वक्त था। सैम, सोफिया और उनका 6 साल का बेटा अपने बेडरूम में सो रहे थे। सुबह करीब 9 बजे सोफिया की नींद खुली। उन्होंने सोचा कि वह अपने पति और बेटे को भी जगा दें, लेकिन जैसे ही उनकी नजर सैम पर गई, उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। सैम एक असामान्य स्थिति में लेटे हुए थे। जब सोफिया ने गौर से देखा तो उन्होंने पाया कि सैम के मुंह के पास कुछ निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे झाग निकल आया हो। घबराई हुई सोफिया ने सैम को जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने कई बार आवाज लगाई, झकझोरा, हाथ से हिलाने की कोशिश की, लेकिन सैम में कोई हलचल नहीं थी। धीरे धीरे उन्हें यह एहसास हुआ कि सैम की सांसें भी नहीं चल रही थीं। इस स्थिति को देखकर सोफिया पूरी तरह घबरा गईं और तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज 911 पर कॉल किया। कुछ ही देर में मेडिकल टीम और एम्बुलेंस घर पहुंच गए। डॉक्टरों ने मौके पर ही सैम का चेकअप किया और पाया कि सैम अब्राहम की मृत्यु हो चुकी थी। ये सुनते ही सोफिया जोर जोर से रोने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। उनका 6 साल का बेटा अब अनाथ हो चुका था। परिवार की आगे की जिंदगी कैसे चलेगी, यह सवाल सोफिया को झकझोर रहा था। सैम और सोफिया के माता पिता अभी भी केरल में रहते थे। हालांकि सोफिया की बड़ी बहन सोनिया मेलबर्न में ही थी और एक अस्पताल में नर्स के तौर पर काम करती थी। जब यह घटना हुई तो सोफिया ने तुरंत अपनी बहन सोनिया को फोन कर सारी बातें बताईं। जल्द ही पुलिस को भी बुला लिया गया। इस घटना ने अब्राहम परिवार की पूरी दुनिया बदलकर रख दी थी, लेकिन पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी थी। इस केस में ऐसा क्या हुआ था, किसने, क्यों और कैसे सैम अब्राहम की जान ली, यह सब जानने के लिए आपको इस कहानी के आगे के घटनाक्रम को समझना होगा। इसके बाद सैम के शव को पोस्टमार्टम के लिए मेलबर्न के साउथ बैंक स्थित विक्टोरियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने पूरी जांच की और सोफिया ने बताया कि सैम को पहले से कुछ दिल की समस्याएं थीं। शुरुआती जांच में डॉक्टरों को भी यही लगा कि मौत की वजह हार्ट अटैक ही है और रिपोर्ट में भी यही दर्ज किया गया। इसके बाद सोफिया ने केरल में सैम के माता पिता को फोन किया। उस वक्त भारत में सुबह के करीब 5:30 थे। रोते हुए सोफिया ने उन्हें बताया कि सैम की मौत हार्ट अटैक से हो गई है और वह जल्द ही शव लेकर भारत आ रही है। ये सुनते ही पूरे घर में मातम छा गया। सैम के माता पिता और उसके छोटे भाई को यकीन नहीं हो रहा था। उसका भाई भी शादीशुदा था और एक आईटी प्रोफेशनल था। इस खबर के साथ ही सैम के पिता को हफ्ते भर पहले की कुछ बातें याद आने लगीं। सैम हर साल कुछ दिनों के लिए ऑस्ट्रेलिया से केरल आता था और इस बार भी वह अक्टूबर में आता था। 2015 के शुरुआती हफ्ते में अपने परिवार से मिलने आया था। इस बार वह पत्नी और बेटे को भी साथ लाया था, लेकिन इस बार सैम का व्यवहार कुछ अजीब था। वह मजाक मजाक में अपने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों से कहता कि अगली बार वह घर पर कॉफिन में आएगा, उसकी लाश आएगी।
यह सुनकर सभी गुस्सा हो जाते और उसे डांटते कि वह इस तरह की बातें क्यों कर रहा है, लेकिन सैम हमेशा हंसकर बात को टाल देता। फिर एक दिन उसने अपने पिता से कहा, जब मेरी मौत हो जाए तो मेरे शव को दादाजी की कब्र के पास दफना देना। यह सुनकर उसके पिता नाराज हो गए और उसे झिड़क दिया कि ऐसी बातें क्यों कर रहा है, लेकिन सैम सिर्फ हंसता रहा और बोला कि वह मजाक कर रहा था। कुछ दिनों बाद 11 अक्टूबर को सैम अपनी पत्नी और बेटे के साथ वापस ऑस्ट्रेलिया लौट गया और फिर 14 अक्टूबर को उसकी मौत की खबर आई। अब पिता सोच में पड़ गए, क्या सैम को पहले से अपनी मौत का आभास हो गया था? 3-4 दिन बीत गए और 18 अक्टूबर को सैम का शव भारत लाया गया। उसके साथ सोफिया और उनका बेटा भी थे। घर में एक बार फिर मातम पसर गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि सैम अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह तो पूरी तरह स्वस्थ था, उसे कोई गंभीर बीमारी भी नहीं थी। फिर अचानक हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? लेकिन जो भी हुआ, क्रिश्चियन रीति रिवाजों के अनुसार सैम को दफना दिया गया। अब सवाल यह था कि आगे क्या होगा? चूंकि सोफिया मेलबर्न में नौकरी करती थी, उसे कुछ दिनों बाद वापस लौटना था। परिवार वालों को चिंता थी कि वह वहां अकेले कैसे रहेगी, बच्चे को कैसे संभालेगी, लेकिन मजबूरी थी। 4-5 दिनों के बाद सोफिया अपने बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया लौट गई। हालांकि वहां पहुंचने के बाद भी वह अपने ससुराल वालों से लगातार संपर्क में रही। हर शनिवार उसका कॉल आता था और वह सैम के माता पिता से बात करती थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस कहानी में आगे कुछ ऐसा सामने आने वाला था जो सबको चौंका कर रख देगा। सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा था। जिंदगी पटरी पर आ रही थी। अगर उनके बैकग्राउंड की बात करें तो सैम अब्राहम और सोफिया दोनों केरल के करवल गांव के रहने वाले थे। वे बचपन से ही पड़ोसी थे और दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। सैम को सिंगिंग का बेहद शौक था। हर संडे को जब चर्च में प्रेयर होती तो वह वहां डिवोशनल सिंगिंग कोरस में शामिल होता। संयोग से सोफिया भी गाना गाती थी और चर्च में दोनों की मुलाकात अक्सर हो जाती। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने साथ में कॉलेज पूरा किया और 2003 में यह फैसला किया कि जब उनकी नौकरी लग जाएगी तब वे शादी करेंगे। इसके बाद सैम तमिलनाडु के डिंडीगुल चला गया, जहां उसने MBA की पढ़ाई शुरू की। उधर सोफिया ने महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कोट्टायम से इलेक्ट्रॉनिक्स में MSc किया और आगे बेंगलुरु की एक IT कंपनी में नौकरी करने लगी। फिर वह तिरुवनंतपुरम में काम करने लगी। सैम भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक लोकल बैंक में जॉब करने लगा और फिर दुबई की एक फॉरेक्स एक्सचेंज कंपनी में काम करने के लिए वहां चला गया। दोनों अपनी अपनी फील्ड में तरक्की कर रहे थे। समय बीतता गया और आखिरकार सैम और सोफिया ने शादी करने का फैसला किया। जब सैम ने अपने परिवार को इस बारे में बताया तो घर वालों ने साफ इनकार कर दिया। खास तौर पर उसके पिता इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। सोफिया के परिवार की बात करें तो उसके पिता एक रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर थे। उनकी भी अच्छी खासी इज्जत थी। जब सैम ने सोफिया को बताया कि उसके माता पिता शादी के लिए तैयार नहीं हैं, तो सोफिया ने खुद सैम के पिता से बात की। उसने कहा कि अगर आपने हमारी शादी नहीं कराई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। यह सुनकर सैम के माता पिता सोच में पड़ गए। सोफिया के व्यवहार ने धीरे धीरे सैम की मां को प्रभावित कर लिया था। काफी सोच विचार के बाद सैम के माता पिता ने आखिरकार इस शादी को मंजूरी दे दी। उन्होंने सोचा कि दोनों मैच्योर हैं, इंडिपेंडेंट हैं और अपना फैसला खुद ले सकते हैं। साल 2008 में सैम और सोफिया की शादी हो गई। अगले ही साल 2009 में उनके बेटे का जन्म हुआ। सोफिया की बड़ी बहन सोनिया ऑस्ट्रेलिया में रहती थी और एक नर्स थी। जब सोफिया को वहां की लाइफस्टाइल के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि उसे भी अपने परिवार के साथ वहां शिफ्ट हो जाना चाहिए। सोफिया ने मेलबर्न की एक IT कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया और उसका सिलेक्शन हो गया। 2012 की शुरुआत में वह अपने बेटे को लेकर ऑस्ट्रेलिया चली गई। वह चाहती थी कि सैम भी वहां आ जाए ताकि पूरा परिवार साथ रह सके। लेकिन इसी बीच सैम ओमान चला गया क्योंकि उसे वहां लुलु एक्सचेंज नाम की कंपनी में नौकरी मिल गई थी। अब हालात ऐसे हो गए कि पत्नी और बेटा ऑस्ट्रेलिया में थे और पति ओमान में। सोफिया अक्सर सैम से कहती कि वह भी ऑस्ट्रेलिया आ जाए, लेकिन सैम इस फैसले को टालता रहा।
उसका एक कारण यह था कि ओमान भारत के करीब था। वह हर महीने 1-2 दिन के लिए अपने माता पिता से मिलने चला जाता था। लेकिन अगर वह ऑस्ट्रेलिया चला जाता तो यह मुमकिन नहीं होता। उसे सिर्फ साल में एक बार घर आने का मौका मिलता, और वह भी कुछ ही दिनों के लिए। फिर भी सोफिया अपनी जिद पर अड़ी थी। आखिरकार सैम ने अपने बॉस से बात की और मई 2013 में उसका ट्रांसफर मेलबर्न हो गया। सोफिया की ऑस्ट्रेलिया शिफ्टिंग के 1.5 साल बाद सैम भी वहां चला गया। लेकिन किसे पता था कि महज 2 साल बाद 14 अक्टूबर 2015 की सुबह सैम अपने घर के बेडरूम में मृत पाया जाएगा। शुरुआती जांच में इसे हार्ट अटैक माना गया। सैम का अंतिम संस्कार कर दिया गया और उसके परिवार ने भी इसे नियति मानकर स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी। सोफिया भी सैम के जाने के दुख से उबरने लगी थी। लेकिन तभी मेलबर्न पुलिस के पास सैम की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि सैम की मौत हार्ट अटैक से नहीं, बल्कि साइनाइड जहर से हुई थी। सैम के पेट में ऑरेंज जूस पाया गया, जिसमें भारी मात्रा में साइनाइड मिला था। अलावा एवोकाडो मिल्क शेक में भी नशीले केमिकल्स मिले थे। पुलिस के लिए यह मामला अब सिर्फ एक मौत नहीं, बल्कि एक संदिग्ध हत्या का केस बन चुका था। शुरुआत में पुलिस ने सोफिया से कुछ सवाल किए, लेकिन उसने बताया कि उन्होंने हमेशा की तरह नॉर्मल खाना खाया था, कोई बाहरी चीज नहीं खाई थी। फिर भी साइनाइड इतनी भारी मात्रा में उनके शरीर में कैसे पहुंचा? पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी, उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। अब सवाल उठता था कि क्या यह खुदकुशी थी या फिर सोफिया की बातों में कोई झूठ छिपा था? और सबसे बड़ी बात, अगर यह हत्या थी तो आखिर हत्यारा कौन था? डिटेक्टिव और उनकी टीम ने मामले को गहराई से जांचने का फैसला किया। सबसे पहला सवाल यही था कि घर में साइनाइड आया कैसे? यह कोई आम जगह मिलने वाली चीज नहीं थी। या तो इसे किसी बाहरी व्यक्ति ने दिया था जिसका सैम से कोई बैर था, या फिर किसी करीबी ने इसका इंतजाम किया था। लेकिन पड़ोसियों ने बताया कि 13 और 14 अक्टूबर के बीच किसी अनजान शख्स को घर के आसपास नहीं देखा गया था। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए, लेकिन उसमें कुछ खास नहीं मिला। अब पुलिस ने सैम के परिवार पर नजर रखनी शुरू की, खासकर उसकी पत्नी सोफिया पर। उसकी लोकेशन हिस्ट्री, कॉल डिटेल्स और पिछले 3 महीनों में हुई बातचीत को खंगाला गया। डिटेक्टिव्स धीरे धीरे उसके सभी जानने वालों और दोस्तों की लिस्ट तैयार करने लगे। दिलचस्प बात यह थी कि सोफिया को इस जांच की भनक तक नहीं थी। जांच के दौरान डिटेक्टिव्स को पता चला कि सैम ने कुछ समय पहले पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई थी। यह घटना जुलाई 2015 की थी, यानी उसकी मौत से ठीक 3 महीने पहले। उस दिन सैम लालो ट्रेन स्टेशन के पास था, जब अचानक उसकी गाड़ी में छिपे एक नकाबपोश ने उस पर हमला कर दिया। उसने चाकू से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे सैम की गर्दन और चेहरे पर गहरी चोटें आईं। लेकिन किस्मत से वह बच गया। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी और अस्पताल में इलाज कराया। पुलिस ने उस वक्त उसकी गाड़ी से केबल टाई, कुछ कूड़ा कचरा और एक हैंडकफ बरामद किया था। यह जानकारी मिलते ही डिटेक्टिव्स समझ गए कि सैम की हत्या की साजिश काफी समय से रची जा रही थी। पहले जानलेवा हमला किया गया, जिसमें वह बच गया। फिर दूसरी बार साइनाइड देकर उसे मार डाला गया। जांच के दौरान सबसे पहला शक सोफिया पर गया। पति की मौत के बाद वह वापस ऑस्ट्रेलिया गई और महज 1 हफ्ते के अंदर ही उसने सैम के बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए। लेकिन पैसे निकालने से ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने इन्हें अपने अकाउंट में न डालकर एक जॉइंट अकाउंट में ट्रांसफर किया, जिसका नाम अरुण कमल सनन था। इसके अलावा सोफिया सैम की कार का रजिस्ट्रेशन भी बदलवाना चाहती थी। वह इसे बेच नहीं रही थी, बस मालिक का नाम बदलना चाहती थी। और जिस नाम पर इसे ट्रांसफर किया जा रहा था वह भी अरुण कमल सनन था। यह महज इत्तेफाक था या कुछ और? अब पुलिस की निगाहें अरुण पर भी जम गईं। उसकी कॉल डिटेल्स और व्हाट्सएप चैट्स को खंगाला गया। पुलिस को यकीन था कि यह कुछ छिपा रहा है। करीब 9 से 10 महीने की लंबी जांच चली। फिर एक दिन डिटेक्टिव्स में से एक ने अरुण से दोस्ती गांठ ली और दोनों एक बार शराब पीने बैठे। नशे की हालत में अरुण की जुबान फिसल गई। उसने कबूल किया कि उसने सोफिया के साथ मिलकर सैम को जहर देकर मार डाला था। डिटेक्टिव ने यह पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली।
अब पुलिस के पास पक्के सबूत थे। अगस्त 2016 में मेलबर्न पुलिस ने अरुण और सोफिया को गिरफ्तार कर लिया। उनके घरों की तलाशी ली गई। सोफिया के घर से उसकी एक डायरी मिली जिसमें अरुण के लिए प्यार भरी बातें लिखी हुई थीं। वहीं अरुण के घर से एक हार्ड ड्राइव मिली जिसमें सोफिया के लिए लिखे गए संदेश और दोनों की तस्वीरें थीं। इनके घंटों की कॉल डिटेल्स और चैट मैसेज भी पुलिस के हाथ लगे, जिनसे यह साफ हो गया कि दोनों के बीच गहरा रिश्ता था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान खुलासा हुआ कि यह प्रेम कहानी बहुत पुरानी थी। 2003 में जब सोफिया पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी और सैम किसी दूसरी जगह पढ़ाई कर रहा था, तभी उसकी मुलाकात अरुण से हुई थी। अरुण एक इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियर था और केरल के पलक्कड़ जिले का रहने वाला था। दोनों के बीच प्रेम हुआ, लेकिन यह बात किसी को पता नहीं थी, न सैम को, न सोफिया के परिवार को और न ही अरुण के परिवार को। बाद में अरुण की शादी किसी और से हो गई और सोफिया ने भी सैम से शादी कर ली। शादी के बाद भी सोफिया और अरुण का संपर्क बना रहा। अरुण को जब पता चला कि सोफिया ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती है, तो उसे समझ आ गया कि यह महज एक करियर मूव नहीं, बल्कि उसके करीब आने की कोशिश थी। 2012 में सोफिया अपने बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया चली गई और मई 2013 में सैम भी उसके पास आ गया। उसी दौरान जनवरी 2013 में अरुण भी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ ऑस्ट्रेलिया आ गया। लेकिन कुछ महीनों बाद उसने बहाना बनाया कि उसकी पत्नी और बच्चे को वहां की जिंदगी रास नहीं आ रही है, इसलिए वह उन्हें भारत छोड़कर वापस ऑस्ट्रेलिया आ गया। असल में यह सब सोफिया के करीब रहने के लिए किया गया था। दोनों चोरी छिपे मिलते रहे। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि यह रिश्ता ऐसे नहीं चल सकता। उन्हें कोई ऐसा रास्ता निकालना था जिससे वे खुलकर साथ रह सकें। सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि सोफिया ही थी जिसने सबसे पहले अरुण से कहा कि सैम को रास्ते से हटा देना चाहिए। पहला हमला वही था जो लालो ट्रेन स्टेशन के पास हुआ था। नकाबपोश हमलावर अरुण ही था जिसने सैम पर चाकू से हमला किया था, मगर किस्मत से सैम बच गया। उस समय पुलिस को लगा था कि शायद यह किसी लुटेरे का काम होगा, क्योंकि सैम एक फॉरेक्स एक्सचेंज कंपनी में काम करता था। लेकिन सैम को खुद भी एहसास होने लगा था कि उसकी जान को खतरा है। शायद इसी वजह से जब वह अक्टूबर 2015 में अपने माता पिता से मिलने भारत गया था, तो उसने अपने दोस्तों से मजाक में कहा था, मैं अब ताबूत में ही लौटूंगा। अपने पिता से भी उसने कहा था कि उसे अपने दादा की कब्र के पास दफनाना। शायद उसे पहले ही आभास हो गया था कि मौत उसके करीब है। 11 अक्टूबर को अरुण अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर ऑस्ट्रेलिया लौट आया, लेकिन सोफिया पिछले 1 साल से अपने पति के कत्ल की साजिश रच रही थी। 13 अक्टूबर की रात सोफिया अपनी बहन सोनिया से मिलने गई थी। वह अपनी कार से गई और लौटते समय सुपरमार्केट से कुछ खाने पीने की चीजें खरीदी। इसी दौरान उसने चुपचाप अरुण कमल सन्नन को अपनी कार में छिपा लिया और उसे घर तक ले आई। सोफिया ने कार को गैरेज में पार्क किया और जानबूझकर न तो कार लॉक की और न ही गैरेज का दरवाजा बंद किया। अंदर उसने डिनर के बाद एवोकाडो मिल्क शेक बनाया और उसमें नींद की गोलियां मिला दी। सैम को पीने के लिए दिया गया, लेकिन उसे स्वाद पसंद नहीं आया तो उसने थोड़ा सा ही पिया। सोफिया ने ऑरेंज जूस भी तैयार किया ताकि जब सब सो जाएं, अरुण आकर उसमें साइनाइड मिलाकर सैम को पिला सके। लेकिन सैम ने सोफिया को जूस बनाते देख लिया और खुद ही पी लिया। जब सोफिया और बेटा नींद की दवा के असर से सो गए, तो देर रात अरुण गैरेज से बाहर आया। घर की एक खिड़की खुली हुई थी, जिससे वह अंदर दाखिल हुआ। उसने किचन में रखा ऑरेंज जूस उठाया और उसमें साइनाइड मिला दिया। फिर उसने सोते हुए सैम को जबरदस्ती जूस पिलाया। सैम की तुरंत मौत हो गई, जबकि उसके बगल में उसकी पत्नी और बेटा बेसुध पड़े रहे। सुबह सोफिया और उसका बेटा नींद की दवा के असर से देर से उठे। 9:14 पर सोफिया ने इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल किया। जांच शुरू हुई और पुलिस ने अरुण के भारत आने जाने के रिकॉर्ड खंगाले। पता चला कि उसने वहीं से साइनाइड का इंतजाम किया था। सैम की मौत के बाद मेलबर्न में रहने वाले मलयाली समुदाय ने सोफिया की मदद के लिए पैसे जुटाए, लेकिन पुलिस ने 10 महीनों तक गुप्त जांच जारी रखी और आखिरकार मामले का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने अरुण और सोफिया के कॉल डिटेल्स, चैट्स और हैंड रिटन नोट्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट कराया। फरवरी 2018 में
विक्टोरिया सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को सैम अब्राहम के कत्ल का दोषी पाया। जून 2018 में सोफिया को 22 साल की सजा सुनाई गई, जिसमें से उसे कम 18 साल जेल में बिताने होंगे। वहीं अरुण को 27 साल की सजा मिली, जिसमें से उसे 23 साल पूरे करने होंगे। अगस्त 2019 में अरुण की सजा घटाकर 24 साल कर दी गई और उसे 20 साल बाद पैरोल के लिए आवेदन करने की अनुमति मिली। लेकिन सोफिया की सजा में कोई बदलाव नहीं हुआ। कोर्ट में सोफिया ने अपने छोटे बेटे का हवाला देकर सजा कम करने की गुहार लगाई, लेकिन जज ने साफ कहा कि इस पूरे मामले में सबसे बड़ा पीड़ित वही बच्चा है जिसने अपने पिता को खो दिया। कोर्ट ने सोफिया की बहन सोनिया को बच्चे की कस्टडी दे दी। सैम के माता-पिता ने अपने पोते को पाने की कोशिश की, लेकिन वे आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं थे कि ऑस्ट्रेलिया में केस लड़ सकें। कभी-कभी सोनिया उन्हें वीडियो कॉल पर बच्चे से बात करवा देती थी, लेकिन सच से उसे कब तक दूर रखा जा सकता था। फिलहाल अरुण और सोफिया मेलबर्न की जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। इस केस ने दिखा दिया कि लालच और प्यार में अंधे लोग किस हद तक गिर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं। धन्यवाद।